पाणिनि शिक्षण संस्थान के एसीएफ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन किए थे और आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आपने किया ही होगा, आप एक बार सारा अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या प्रश्न था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 30% बड़ी है, तो पहली संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है, यही प्रश्न था। एक हम देखे थे डायरेक्ट क्या करके वैल्यू पुट करके रखना है और दूसरा क्या हल करके। हम इसे प्रैक्टिस करते हैं हल करके ही। तीसरा क्या है, मान लिए तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि पहली और दूसरी संख्या क्या है, क्रमशः 15% और 30% बड़ी है। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, 15% बड़ी है तो 115 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी है, 30% बड़ी है तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। इतना हो गया। हमको मिल गया, दोनों संख्या पहला और दूसरा संख्या मिल गए हैं। अब हमको देखना है क्या बोल रहा है, तो पहला संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरे संख्या का, किसका बोला है, दूसरे संख्या का। तो दूसरा संख्या क्या आ गया, 130। फिर क्या बोला है, कितना प्रतिशत है, सीधे सीधे पूछा है कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो सीधा क्या हो जाएगा, 115 गुणित 100, यही होगा। इसको हल करेंगे। ये आपको सही बटा में तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको सीधे ऐसे नहीं देगा, या तो इसको वो दशमलव के रूप में देगा या तो वो सही बटा के रूप में देगा। आप इसको सही बटा में तोड़ लेंगे। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि सही बटा में इसको कैसे तोड़ा जाता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 88 से ही 6/13% हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बन गया होगा आपसे, जिसमें बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% बड़ी तथा 30% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। वैसे ही बनाना है इसको भी। क्या करना है, तीसरी संख्या हम कितना मान लिए, 100 है। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या क्या है, 25% बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी, 125। दूसरी कितनी हो जाएगी, 30% छोटी है तो 70। उसके बाद हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, मतलब नीचे 70, पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। अब देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से, हाँ पहली संख्या से बोला है तो पहली को हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे। दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, 70। छोटी कितनी है, 125 ऋण 70, कितना हो जाएगा, 55 बटे इतना ही होगा। क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कितने प्रतिशत छोटी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी छोटी है, 55 छोटी है। किससे पूछा है, पहले से, तो उसको क्या कर लिए, हर में लिख लिए। कितना छोटा है, 55, उसको अंश में लिख लिए, गुणित 100। इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 44%। इसका मतलब है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी छोटी है, 44% छोटी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर लिए होंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25%, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% एवं 25% है। तो तीसरी संख्या हम कितने मान लिए, 100 मान लिए हैं। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 20%। क्योंकि 20% बड़ी है या छोटी है नहीं बोला है, सीधे सीधे बोला है कि हमारी जो पहली संख्या है
वो तीसरी संख्या की कितनी है 20%। 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, और 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत बड़ी है। हमको पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 25 है, तो हम निकाल लेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी बड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% बढ़ जाती है एवं दूसरे वर्ष 15% घट जाती है, तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। इस प्रकार का प्रश्न हम कल क्लास में हल किए थे, जिसमें हम देखे थे कि जब उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और कमी दोनों होती है तो इसमें क्या होता है, हमेशा लास्ट में क्या होता है लास्ट में हमेशा घटता है, कमी होती है। कितने की कमी होती है, जब भी क्या होगा उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा और उतना ही प्रतिशत कम होता है, तो जो आखिरी परिणाम होता है उसमें क्या होता है, कमी होता है। कितना कमी होता है, इसमें कितना दिया है 15%, तो 15 का वर्ग बटे 100, 15 का वर्ग कितना होगा 225 बटे 100। या तो आपको आंसर दशमलव के रूप में देगा या भिन्न के रूप में देगा। इतने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक, क्या होगी, इतने प्रतिशत की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसी है, किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की कमी और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो वेतन में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का फर्क आया, 1% की कमी होगी। कैसे, 10 का वर्ग बटे 100, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 100 1, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी श्रमिक का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है, बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार का प्रश्न देखे हैं। अभी क्या था, इसमें 15% की वृद्धि 15% की कमी हो रहा था, फिर देखे 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही थी। जब क्या होता है अंक एक रहता है, 15 वृद्धि 15 कम, तब डायरेक्ट इसको लगाते हैं। लेकिन जब क्या है संख्याएं अलग अलग होंगी, तब हम उसके लिए क्या बोले थे, उसके लिए फॉर्मूला था सीधे सीधे पहले जो भी दिया हो वृद्धि या कमी, जितने की वृद्धि है जितने की भी कमी रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस दोबारा जितना वृद्धि या कमी दिया है उसको लिखेंगे, प्लस पहले में जो भी वृद्धि या कमी है वो गुणित जो दूसरा वृद्धि या कमी है वो, बटे क्या होगा हमारा 100। बस यहाँ पे मान रखते समय एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यदि वृद्धि हो रहा है तो क्या रहेगा, चिन्ह धनात्मक रहेगा, यदि कमी हो रहा है तो चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है हमारा, पहले क्या हो रहा है 20% घटा दिया जाता है, मतलब क्या हुआ, पहले 20% की कमी हुई, तो पहला क्या होगा ऋण 20। फिर क्या हो रहा है बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक, प्लस पहला क्या हुआ है 20% की कमी, तो ऋण, दूसरा क्या है 10% की वृद्धि। इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये ऋण 20, ये माइनस आके बाहर ये भी ऋण में हो गया, ये 0, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा 2, यही हुआ। ये कितना हो जाएगा ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 20 धन 10, कितना हो गया हमारा ऋण 12%। अब देखिए क्या है आंसर, यहाँ पे ऋणात्मक आया है, तो क्या हो रहा है ऋण 12% आया, मतलब क्या हो रहा है 12% की कमी हुई है, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई, 1989 में इसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो 1990 के आरंभ में शहर की जनसंख्या पर कुल मिलाकर कितना प्रभाव पड़ा। ऐसे ही प्रश्न, इसी से हल हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है 12% कम हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, कमी है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। फिर क्या होता है अगले साल 15% की वृद्धि हुई है, वृद्धि है तो क्या हो जाएगा धन, तो ऋण 12 धन 15 धन ऋण 12 गुणित 15 बटे 100। आप इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत वास्तविक मूल्य से 5% घटाकर लिखा तथा कुछ दिन बाद 10% पुनः घटा दी, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए पहले क्या किया है 5% घटाया है तो ऋण 5 हो जाएगा, फिर बाद में क्या किया फिर 10% घटा दिया,
तो ऋण 5 ऋण 10 धन ऋण 5 गुणित ऋण 10 बटे 100। इसको हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा था, अगला प्रश्न था कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है। आय पहले से कितना प्रतिशत बढ़ा? ये भी इसी फॉर्मूले से बनेगा जो अभी हम देखे हैं। पहले क्या किया है, वो टिकट का बढ़ाया रेट कितना, 25% बढ़ाया तो धन रहेगा। फिर क्या किया है, सीटों की संख्या क्या किया, 25% बढ़ा दिया। फिर क्या किया है, टिकट का मूल्य भी क्या किया, वो 10% बढ़ा दिया। दोनों क्या है, बढ़ा है, इसलिए दोनों क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। इसको हल कर लेंगे। तो कितना हो गया ये, 35 सही 5/2%। क्या हो रहा है उसके आय में, 35 सही 5/2% की वृद्धि हो रही है। ठीक, क्या किया है, हॉल में सीटों की संख्या क्या किया, 25% बढ़ाया, साथ ही साथ क्या किया, वो वहाँ पे टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया है। तो कितना हो गया कुल हमारे पास, इसको हल किए तो 35 सही 5/2% उसके आय में वृद्धि होगी। ठीक, अगला प्रश्न था हमारा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा? ये सारे प्रश्न इसी फॉर्मूले से बनेंगे अभी जो हम देखे हैं। वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। ये क्या है, हमारा एक वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं क्या रहती हैं, समान रहती हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ा, ये निकालना है। इसमें भी देखना है 25% बढ़ रहा है। कल जैसे आयत वाला देखे थे प्रश्न की, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रहा था, वहाँ पे अलग अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या है, वर्ग है तो 25% ये भी बढ़ा, 25% ये भी बढ़ा। ठीक, इसको हल करके क्या करेंगे, सही बटा में तोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, जब भी आयत का क्वेश्चन पूछे कि इसकी लंबाई इतनी बढ़ा दी गई, उसकी चौड़ाई इतनी घटा दी गई, या वर्ग में बोले कि उसकी लंबाई या चौड़ाई में क्या किया गया है, कितने की वृद्धि या कमी की गई है, सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लगाना है। यदि वृद्धि किया गया है तो प्लस होगा, यदि कमी किया गया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि किसी त्रिभुज के आधार की ऊंचाई, किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई? ये भी आपका वैसे ही बनेगा। क्या होता है फॉर्मूला आधार का, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये कब होता है, जब हमको आधार और ऊंचाई पता रहती है तब। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, यदि डिटेल से बनाना है, जैसे भी हम वर्ग का भी बनाए तो क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि उसकी आधार कितनी है, x है, ऊंचाई कितनी है, h है।
फिर क्या करेंगे कि आधार में जितने की वृद्धि बोला है, कितने की, 8% की, तो 8% की वृद्धि करेंगे। ऊंचाई में कितना बोला है, 12% की, तो h में क्या करेंगे, 12% की वृद्धि करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, फिर दोनों क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है। तो वैसा हल करने में हमको बहुत लंबा लग जाएगा, उतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल याद रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है। जब भी वर्ग का, आयत का या त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन जब भी आए, हमको सीधे सीधे क्या करना है, हमको हमारा फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या हुआ है, 8% की वृद्धि हुई, धनात्मक लेना है, फिर 12% की वृद्धि हुई है। इसको हम हल कर लेंगे, हमारा इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न क्या था, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। ये भी हो जाएगा, 10% की कमी और 10% की वृद्धि। हल कर लेंगे इसको, ये कैंसिल हो गया सब, कितना आया, -1, मतलब क्या हुआ, 1% की कमी हो जाएगी। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का है, ये भी इसी प्रकार से हल हो जाएगा। सिर्फ हमको ध्यान देना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। चिन्ह गलत करेंगे तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हल हमारा गलत हो जाएगा। चिन्ह का बस ध्यान रखना है, बाकी ये बन जाएंगे इस टाइप से प्रश्न। ठीक, आगे करते हैं हम। आगे प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, कई बार पूछे गए हैं और ये बनते जल्दी है लेकिन समझ में नहीं आता है हमको कि बनाना कैसे है। जैसे चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो रहा है, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। तो अब पूछ रहे हैं कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। चाय का मूल्य क्या हुआ है, 30% बढ़ा है, तो इसके खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसको फिर हम देखेंगे कि कम टाइम में कैसे बनाना है। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार डिटेल से इसको क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। मानते हैं कि पहला क्या था, 100 रुपये में 1 kg मिलता था। ठीक, पहले चाय क्या था, 100 रुपये में 1 kg हमको मिलता था। अब क्या हुआ है, 30% की वृद्धि हुई है। पहले 100 रुपये था, 30% की वृद्धि हुई, तो अब क्या हो जाएगा, 130 रुपये में 1 kg मिलेगा। ठीक, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि रेट भले बढ़ गया है चाय का, 30% वृद्धि हो गया, मतलब 100 से 130 रुपये हो गया, लेकिन अभी भी हमको पैसे कितने मिलेंगे चाय के लिए, हमको 100 रुपये ही मिलेंगे। तो अब हमको बताना है कि हमको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 130 रुपये kg है चाय, तो हमको 100 रुपये में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 100 रुपये में, इतना मिलेगा। 130 रुपये में कितना मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में 1/130 kg मिलेगा। तो 100 रुपये में कितने मिलेगा, 1/130 गुणित 100 kg, इतना kg मिलेगा। अब हमको पता चल गया है कि पहले 100 रुपये में 1 किलोग्राम मिल रहा था, अब 100 रुपये में 10/13 किलोग्राम मिल रहा है। तो वही पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 1 kg और इसमें देखेंगे कितने का अंतर है। खपत में कमी कितनी करनी पड़ी हमको, ये समझ में आ रहा है। हमको बोला गया है कि अगर हम पहले 100 रुपये में 1 kg खरीदे, ये सब हम मान के चल रहे हैं, ये दिया हुआ नहीं है, हम माने हैं
कि पहले 100 रुपये में क्या होता था, हमको 1 kg मिलता था। तो क्या हुआ है, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। जब 30% की वृद्धि हुई है मतलब कि अब 130 रुपये में 1 kg मिलेगा। लेकिन हमको प्रश्न में बोला गया है कि हमको जो है मूल्य नहीं बढ़ाना है, जितने मूल्य का हम पहले लेते थे उतने ही मूल्य का हमको आज भी लेना है। हमको क्या कम करना है, ये कम करना है, चाय पत्ती की खपत कम करनी है। तो उसी को पूछा है कि कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। वो क्या है, आपको ये नहीं पूछा है कि कितने किलोग्राम कम करना पड़ेगा, वो हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो अब क्या है, हम देख रहे हैं कि अब 130 रुपये किलोग्राम है। तो अब हम निकाल सकते हैं, जब हमको पता है कि 130 रुपये में 1 किलोग्राम मिलेगा तो 100 रुपये में कितने किलोग्राम मिल रहा है, 10/13 किलोग्राम मिल रहा है। 10/13 क्या है, 1 से कम है। आप इसको हल करेंगे तो देखिए 10/13 का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। मतलब क्या है, इतने की हम कमी कर रहे हैं। कितने की कमी, जितना 1 ऋण 10/13, इतने की हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इस कमी को, खपत में कमी को किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं किससे करना है हमको, पहले कितने करते थे, 1 किलोग्राम। मतलब हमको पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम से अब कितना कम करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, नीचे हर में क्या हो जाएगा, 1। कमी कितनी की हो रही है, इसको हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 13 ऋण 10/13 मतलब 3/13 किलोग्राम की हमको क्या करनी पड़ रही, कमी करनी पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा 3/13 गुणित 100। ये क्या है, हमको इतने की कमी करनी पड़ी। ये कहाँ से आया है, हम जब प्रतिशत में बदलते हैं कितना कमी या ज़्यादा को, तो क्या करते हैं, जिससे तुलना होती है, किससे, पहले से कितना कम करना पड़ेगा पूछा। पहले कितना था, 1 किलोग्राम था, तो ये कितना हो गया, 1 नीचे आ गया। कितने की कमी करनी पड़ी हमको, 3/13 किलोग्राम की, तो वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, गुणित 100। तो कितना हो गया ये हमारा, 300/13। अब क्या है, हमको, हम पहले जितना भी खपत करते थे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 23 से ही 1/13% की कमी करनी पड़ेगी। ये तो हो गया समझाने के लिए कि प्रश्न पूछा क्या है, इसको हल कैसे करना है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है कि मूल्य में वृद्धि कर दिया गया, मूल्य में कमी कर दिया गया, तो खपत में कितनी कमी या कितनी वृद्धि कर सकते हैं, तो उसको हल करते समय हमको सीधे क्या करना है। हम एक प्रश्न देखे थे कि यदि ए की आय बी की आय से 10% या 20% बड़ी है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। डायरेक्ट उस फॉर्मूले को क्या करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है। क्या होता है, खपत में कमी प्रतिशत बराबर होता है सीधे 100 गुणित मूल्य वृद्धि प्रतिशत बटे 100 धन ये हम क्या था, हमारे समझने के लिए था कि हमको प्रश्न को क्या सीधा आप ऐसे याद करेंगे। यदि गलती से ये याद नहीं रहा वहाँ पे, तब क्या करेंगे, हमको प्रश्न पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हमको हल कैसे करना है, वो पूछा क्या है। यदि ये नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बना सकते हैं, और ये याद है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। मूल्य वृद्धि कितने की हुई थी, 30 की हुई थी, 100 धन 30, यही होगा। आ गया सीधा वहीं। ये देखिए जब हम पूरा हल किए तब भी कितना है हमारे पास, 300/13 है, और डायरेक्ट यहाँ पे रखे मान तो भी क्या हुआ, 300/13 है। कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको लंबा बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोशिश कीजिए कि हम इस टाइप के प्रश्नों में इतना अभ्यास करें कि ये हमको याद रहे, और ये वहाँ पे इतना लंबा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हम क्या करें, सीधे यहाँ पे आंसर आ जाए तुरंत हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
इसी प्रकार से क्वेश्चन कीजिएगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मूल्य में 10% की कमी की जाती है। उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि पूर्व मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, दोनों प्रकार से इसको हल करके देखते हैं। वैसे ही 100 रुपये में पहले क्या होता था, मान लीजिए एक जो भी सामान था एक मिलता था। अब क्या हो रहा है, 10% की कमी कर दी है, तो अब क्या है, 90 में एक सामान मिल रहा है हमारा। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, हमको बोल रहा है कि अभी भी हमको 100 रुपये का ही सामान लेना है। तो 90 रुपये में जब एक सामान मिल रहा है तो 100 रुपये में कितना हो जाएगा, 1/90 गुणित 100। ये समझ में आना चाहिए, एक ही नियम से होता है। एक ही नियम में हम पढ़ते हैं कि 90 रुपये में इतना, तो 1 रुपये में इतना, तो 100 रुपये में इतना। वहीं से हम क्या किए, डायरेक्ट लिखें। इतना एक लाइन और लिखने की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। तो अब कितना सामान आ रहा है हमारा, 10/9 इतना आ रहा है। पहले 100 रुपये में एक आता था, अब 100 रुपये में 10/9 आता है। अब कितना ज़्यादा आ रहा है, 10/9 ऋण 1/9 इतना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हमको ये बताना है कि ये जो 1/9 ज़्यादा आ रहा है वो कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, इससे। तो एक क्या हो जाएगा नीचे, 1/9 अंश में आ जाएगा गुणित 100। तो कितना हो गया हमारा ये, 100/9। 11 सही 1/9, सही बटा में तोड़ने आना चाहिए। इतने प्रतिशत क्या कर सकता है, वो वृद्धि कर सकता है। मतलब पहले जो 100 रुपये में एक लेता था, अब वो 90 रुपये में कितना ले रहा है, एक ले रहा है। तो 100 रुपये में कितना आ रहा है, 10/9। तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, 11 सही 1/9% की। ठीक, इसके लिए भी डायरेक्ट वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपभोग में हम क्या कर रहे हैं, कुछ वृद्धि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मूल्य में कमी हुई है। कितना कर सकते हैं, 100 गुणित मूल्य में जितने की कमी हुई है वो, और 100 ऋण मूल्य में जितने की कमी हुई है उसको। करके देख लेते हैं डायरेक्ट। कमी कितने की हो रही है, 10 की हो रही है। देख लीजिए दोनों में क्या हुआ है, समान आया है। ठीक, यहाँ से हल करने में थोड़ा हमको वक्त लगता है, ये याद रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पेपर में हम जितना इजी कैलकुलेशन कर सके वो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। समय बचेगा तो उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, यदि हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, क्या कहीं और जो प्रश्न हमको लग रहा है, चाहे बैठक व्यवस्था की हो, कई बार क्या होता है बैठने की व्यवस्था, उसमें एक साथ 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यदि हम क्या किए उसको गलत कर दिए तो हमारा पूरा 4-5 क्वेश्चन एक साथ गलत हो सकता है। तो यदि हम यहाँ से टाइम बचाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से टाइम बचा के हम उस समय का उपयोग वहाँ पे कर लेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि इन सब प्रश्नों में कम से कम समय लगे। आगे देखते हैं। जब भी कोई प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप प्रश्न को नोट कीजिए और वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और आप पहले खुद हल करके देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे उससे आप अपना सॉल्यूशन एक बार मैच कीजिए। क्या देखने के बाद लगता है बन जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है, हमको बना के खुद देखना है। क्योंकि अब हम प्रतिशत पे जितना कर चुके हैं, उसके बाद अभी आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगी वो प्रश्न अपने से बन जाने चाहिए, उसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अभी आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप नोट कीजिए और वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और खुद से बनाइए। ठीक, प्रश्न लिखिएगा, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% सफल होने के लिए कितना चाहिए उसको, 40% अंक चाहिए। ठीक, यदि उसे 40 अंक प्राप्त कितना हुआ, उसको 40 अंक प्राप्त हुआ, तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। असफल कितने से हो जाता है, 40 अंक से
असफल होता है वो। तो अब बताना है तो पूर्णांक क्या है। ठीक, प्रश्न दिया है कि एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है, 40% की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, वो विद्यार्थी क्या है, 40 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से असफल हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसको 40 अंक और मिलते तो क्या हो जाता, वो सफल हो जाता। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि सफल होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, सफल होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। 40 अंक उसको पहले से प्राप्त था, 40 अंक और मिलता तो वो सफल हो जाता। मतलब 40 धन 40 बराबर 80 अंक, ये मिल गया। सफल होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको, 80 अंक चाहिए। और सफल होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 40% चाहिए। इसका मतलब है कि उस संख्या का, जो भी संख्या है उसका 40% किसके बराबर है, 80 अंक के बराबर है। हमको क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक मतलब क्या पूछा है, 100% पूछा है। जब हमको पता है कि 40% कितना है, 80 अंक के बराबर है, तो हम निकाल सकते हैं कि 100% कितना होगा, 80/40 गुणित 100, यही होगा। एक एक नियम से फिर 40% 80 है तो 1% 80/40 है, तो 100% 80/40 गुणित 100 है। तो हमारा पूर्णांक कितना हो गया, 200 अंक का हो गया। कुछ नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। आया होगा आप लोग अभी इतना ही बना के देखे होंगे। ठीक, यदि बन रहा है तो सही है, यदि नहीं बन रहा है तो आपको और अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर नहीं बना है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से पुराने वीडियो को फिर से देखिए, जिसमें हम क्या किए हैं, बेसिक चीज़ों को बताए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न जो जो बोल रहा है एक एक लाइन हमको करते जाना है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त किया, प्रश्न बोल रहा है एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंक से असफल हो गया। एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। यहीं पर एक दूसरा विद्यार्थी और है, ठीक, जो क्या करता है, 50% अंक प्राप्त किया, 50% अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी क्या है, 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से वो असफल हो गया, फेल हो गया। और एक विद्यार्थी क्या है, 50% अंक प्राप्त किया और जो हमारा पासिंग मार्क था उससे क्या किया है, वो 20 नंबर अधिक लाया है। पासिंग मार्क्स से क्या किया है, 20 अंक अधिक लाया। तो हमारा पूर्णांक कितने का था, ये हमको निकालना है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि प्राप्त अंक का 25% अंक क्या किया, वो प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो गया, वो असफल हुआ। और एक विद्यार्थी क्या है, 50% अंक प्राप्त किया और जो भी पासिंग मार्क था, जैसे हमारे में क्या रहता था स्कूल टाइम पे कि 33 नंबर में पास होना है, तो यदि हम 53 पा गए तो हम क्या बोलेंगे कि पासिंग मार्क से हम कितना लाए, 20 नंबर अधिक लाए। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि 50% अंक प्राप्त किया है और पासिंग मार्क से 20 नंबर अधिक लाया है। ठीक, तो पूर्णांक क्या है, यदि हम पूर्णांक यहाँ पे मानते समय याद रखिएगा, हम पूर्णांक को 100, जैसे हम बोलें कि प्रतिशत में क्या करना है, 100 मान के बनाना है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि हम सीधा सीधा मान लेते हैं माना पूर्णांक 100 का है और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 100 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं,
पूर्णांक को 100 मान के नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? आप बोलेंगे कि आप तो बोले हैं कि प्रतिशत का प्रश्न जब भी हल करेंगे तो 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि जिसके बारे में पूछा है उसको हम अंक कभी नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? हमको सीधे सीधे पूर्णांक के बारे में पूछा है। यदि हम पूर्णांक को 100 मान ही लिए हैं तो अब हम निकालेंगे क्या? हम पूर्णांक को 100 मान लेंगे तो हम निकालेंगे क्या? क्योंकि हमको तो पूर्णांक के बारे में पूछा है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है? 100 मान के यहाँ पे नहीं बनाना है। प्रश्न को हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 100 मान के हम क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको पूर्णांक के बारे में ही पूछा गया है। ठीक, हम क्या करते हैं, जो हमारा पूर्णांक है उसको हम मान ली कितना है? x अंक है। ठीक, पूर्णांक x अंक है। तो अब देखते हैं जो पहला विद्यार्थी है वो क्या किया है? 25% अंक प्राप्त किया है। कितना अंक प्राप्त किया है वो? x का 25% इतना किया है। और दूसरा विद्यार्थी क्या है? 50% प्राप्त किया है। इतना अंक वो प्राप्त किया है। यदि इसमें हम सोचिए 30 अंक से क्या हुआ है? वो असफल हुआ है। यदि हम इसमें 30 अंक और जोड़ देंगे, ये क्या है हमारा? ये पासिंग मार्क हो गया। ये क्या है? कितना ज़्यादा, जो हमारा पासिंग मार्क है उससे कितना ज़्यादा प्राप्त किया है वो? 20 अंक। यदि हम इसमें 20 नंबर घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? ये जो दोनों है वो क्या है? ये हमारा पासिंग मार्क है, ये हमारा पासिंग मार्क है। ठीक, यही होगा, क्योंकि क्या है वो 25% अंक प्राप्त किया है और 30 अंक से असफल हुआ है। मतलब 30 यदि जोड़ देते हैं तो क्या होगा? वो अपना पासिंग मार्क जो है उसको वो प्राप्त कर लेगा। और जो दूसरा विद्यार्थी है वो क्या है? 50% अंक प्राप्त किया है, लेकिन 20 अंक उसको क्या है? ज़्यादा मिला है। किससे? पासिंग मार्क से। यदि हम इससे क्या करेंगे? 20 नंबर को माइनस कर लेंगे तो भी हमारा क्या होगा? पासिंग मार्क। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं बराबर x का 50% -20। ये कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। अब क्या है? हमको एक समीकरण मिल गया है जहाँ पे क्या है? एक अचर राशि है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये हल करने आना चाहिए और ये स्पीड से आना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। और यहाँ तक बना के ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे गलती की है, ये डायरेक्ट क्या होगा? ये डायरेक्ट नहीं कटेगा। यहाँ पे क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पद है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो ये क्या है? सीधे सीधे नहीं कटेगा। ठीक, यदि ये डायरेक्ट ऐसे होता x का 25% बराबर x का इधर इस प्रकार से डायरेक्ट रहता, तब ये 100 हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। लेकिन जब भी इनके बीच में धन ऋण ऐसा चिन्ह है तो हम सीधे क्या कर सकते हैं? दोनों पक्ष को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया x/4 धन 30 बराबर x/2 ऋण 20। अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? ये दोनों का एलसीएम कितना आया? 4 आया। तो ये कितना हो जाएगा? 2x ऋण x बराबर कितना हुआ? 50। इधर देख लेते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा? x/4 बराबर 50। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 200 हो गया। आ गया। तो हमारा जो पूर्णांक है वो कितना है? 200 नंबर का है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक,
इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबका हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, इसको क्या है हल कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा, आप वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बस स्पीड रखेंगे, जल्दी बन जाएगा ये भी। ठीक, अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने से क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और जो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं हल करते समय वो भी क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है, तथा यदि उसका मासिक खर्च क्या करता है, मासिक आय का बचत कितना करता है, वो 12% क्या करता है, बचत करता है, और उसका खर्च दो चीज़ होता है, खर्च और बचत। तो हमको दोनों बता दिया है, वो बचत कितना करता है 12% और खर्च कितना करता है वो 9,680 रुपये वो खर्च करता है। बचत को क्या किया है, प्रतिशत में दिया है, और खर्च को क्या है, रुपए में बता दिया है। जब हम क्या कर रहे हैं, 12% हमारा क्या है, हम खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारा बचत कितना कर रहे हैं हम, 12% कर रहे हैं, तो खर्च हमारा कितना प्रतिशत होगा, 12% बचा रहे हैं, मतलब है कि हमारा 88% क्या है, खर्च कर रहे हैं। और जो खर्च कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, वो 9,680 रुपये है। मतलब 88% किसके बराबर है, 88% किसके बराबर है, 9,680 के बराबर है। जब हमको 88% पता है तो हम 100% निकाल सकते हैं। 100% कितना हो जाएगा, 100% मतलब क्या, उसका कुल आय। यही होगा। उसका कुल कितना हो गया, 11,000। ठीक, प्रश्न में हमको दिया है बचत भी दिया है, खर्च भी दिया है। बचत क्या दिया है, प्रतिशत के रूप में दिया है, और खर्च को क्या है, खर्च का अमाउंट दे दिया है। जब बचत 12% है तो खर्च कितना होगा, 88% होगा। 88% कितने बराबर है, 9,680 के बराबर है। तो हमको क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय मतलब क्या, पूरा 100% कितना होगा। तो हम क्या किए, निकाल लिए, 11,000 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या करता है, वो 20% भोजन पर खर्च करता है। अपनी मासिक आय का 20% क्या किया, भोजन पर खर्च किया, और शेष का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद जो भी बचा, शेष का 20% शिक्षा पर। ठीक, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 40% स्वास्थ्य पर। शेष का 40% क्या किया, वो स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय मतलब उसकी कुल आय कितनी है, मासिक आय 24,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 24,000 रुपये है तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक, हमको क्या करना है, बचत ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। वो बोला है कि मासिक आय का 20% क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया, और 20% भोजन पर खर्च करने के बाद जितना भी बचा है उसका 20% तो क्या किया, शिक्षा पर खर्च किया।
शिक्षा पर खर्च करने के बाद फिर जितना बचा है उसका 40% वो क्या किया, स्वास्थ्य पर खर्चा किया, और इन सब पर खर्चा करने के बाद जितना बचता है वो उसकी क्या है, बचत होगी। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान सा है ये। मासिक आय दे दी है, कितना है, 24,000। ठीक, ये हमारे पास है। सबसे पहले क्या करता है, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% वो खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना उसके पास, 80% उसके पास बच गया। इसको हल करेंगे तो हमको कुछ एक अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट का फिर से वो 20% क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब कितना बचा उसका, 80% फिर शेष रह गया। ये भी हमको क्या है, एक अमाउंट मिला। इसका जो है 40% वो क्या किया, स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया, मतलब बचा कितना उसके पास, 60% ही बचा। और ये उसकी क्या है, यही उसकी क्या है, बचत है। चौबीस गुणित 8 गुणित 8 गुणित 6, ये उसकी क्या है, बचत राशि है। जब ऐसे बहुत लंबा आता है हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे। यदि 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, A B C D, ठीक, कोई अंक रहेगा इकाई में, कुछ अंक रहेगा यहाँ पे, फिर कोई अंक रहेगा इकाई में, यहाँ पे रहेगा, इसके भी इकाई में, इसके भी। यदि चारों के इकाई में क्या है, अलग अलग अंक है, तो हमको पूरा गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे देख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 88 64, 4 छक्का 24, 4 चौक 16, क्या मिल रहा है इकाई में, हमको 6 मिल रहा है। तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, यदि चारों ऑप्शन अलग है तो हमको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई देखेंगे, 6 है। इन चारों में से जो भी इकाई में 6 है उसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टिक कर देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं यदि है तो हमको पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन में इकाई के अंक में 6 है तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें क्या हैं, हिंदी की है। 20% किताब किसकी है, हिंदी की है। फिर बोल रहा है कि बचे हुए, मतलब हिंदी के बाद जो बचता है उसका 50% पुस्तक क्या है, 50% किताबें क्या है, अंग्रेजी की है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से जो बचा हुआ है उसमें से 30% क्या है, फ्रेंच की है। तथा इन सब के बाद कितनी किताबें बच जाती है हमारे पास, 6300 किताबें बच जाती है, जो क्या है, क्षेत्रीय भाषा पे है। ठीक, क्या बोल रहा है, कुल जितने भी पुस्तकें होंगी, कितनी पुस्तकें हमको नहीं पता है, उसका 20% क्या है, हिंदी का है, और उसके बाद जो शेष बचा है उसका 50% क्या है, अंग्रेजी का है, और उसके बाद जो शेष रह जाता है उसका 30% क्या है, फ्रेंच का है, और उसके बाद जो शेष बचता है वो क्या है, 6300 किताबें हैं। तो कुल कितने किताबें थी हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि कुल हमारे पास कितनी किताबें हैं, x किताबें हैं। इस x का 20% क्या है, हिंदी की है। तो अब हमारे पास बची कितनी, 80% किताबें बची। जितना भी रहेगा उसका 20% हिंदी का निकल जाएगा, बचेगा कितना, 80%। उसके बाद ये जो मिला हमको इसका 50% क्या है, अंग्रेजी है, तो हमारे पास बचा कितना, 50% बचा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 30% क्या है, फ्रेंच का है, जो बचा है उसका 30% क्या है, फ्रेंच का है, मतलब हमारे पास बचा कितना, 70%। और एक किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। इसको हल कर लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, ये हुआ हमारा।
तो हमारे पास कुल किताबें कितनी थी? 22,500 किताबें थी। ये जो लास्ट में क्या होता है ना, 30%, इन सब के बाद कितना बचा है? उन सब के बाद कितना बचा है? 63,000 बचा है। तो हम क्या कर देंगे? सीधे 6300 के बराबर कर देंगे। ठीक, चलिए लास्ट है। कल हम अगले क्लास में क्या करेंगे? प्रतिशतता हमारी ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हम क्या देखेंगे कि विगत वर्षों में CGPSC से जहाँ पे भी, चाहे वो CSET के पेपर में हो या पिछले 2 पेपर जो भी ACF का लिया है, वहाँ से प्रतिशत के कैसे प्रश्न बने हैं, उस सब पर हम एक बार देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो व्यापम में या फिर कहीं और पूछे गए हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वो सारे प्रश्न हम यहाँ पे क्या करेंगे? कल देखेंगे।